नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। कर्नाटक चुनाव के लिए वोटों की गिनती कुछ ही मिनटों बाद शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणाम से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज पहुंचाएगा। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हमारे संवाददाता लाइव होंगे। नतीजों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ देश के बड़े पत्रकारों का पैनल होगा। हमारे साथ सभी दलों के नेता भी जुड़ेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको स्क्रीन समझा देते हैं कि आप स्क्रीन पर किस तरह से देखेंगे। मेरे स्क्रीन के ठीक ऊपर की तरफ आप देखिए, हम बता रहे हैं सबसे पहले बीजेपी, फिर उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद जनता दल एस प्लस। इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी शामिल है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर समर्थन देने का ऐलान किया है। और अदर्स में छोटी छोटी कुछ पार्टियां हैं, उनको हमने अदर्स की श्रेणी में रखा है। तो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अदर्स, ये चार कैटेगरी हमारे पास हैं। सबसे ऊपर आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, इस पर आपको देखने को मिलेगा कि विभिन्न भागों के अंदर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में क्या चल रहा है, कर्नाटक के बेंगलोर क्षेत्र में क्या चल रहा है, कर्नाटक के हैदराबाद क्षेत्र में क्या चल रहा है और कर्नाटक के बॉम्बे क्षेत्र में क्या चल रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेकिंग न्यूज कैसे चलती है और क्या बताती है ब्रेकिंग न्यूज आपको। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम बहुमत का मीटर आपको बताएंगे। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर की और एक ग्रीन कलर की, ये बहुमत का मीटर है। अगर ये मीटर बीजेपी को आगे ले जाता है, इसका मतलब है बीजेपी आगे चल रही है, और अगर कांग्रेस को ले जाता है तो इसका मतलब कांग्रेस आगे चल रही है। तो हमारे साथ अभी कई सारे खास लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता साहब हैं, जो कि हमारे इन हाउस पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, वो भी हमारे पैनलिस्ट हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हैं। प्रकाश, दिन की शुरुआत आपसे करते हैं। दिन शुभ होना चाहिए, दिन टीवी चैनल वालों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक कि दिन शुभ होना चाहिए। हालांकि इतने सुबह सुबह जगना, जाहिर सी बात है, जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए तो फिर तुम्हारे लिए तो दिन खराब हो गया सुबह। हम लोगों के लिए इतने सुबह उठना अपने आप में जो है, अब शुभ कहें या उसको अशुभ कहें हाँ, लेकिन ये जो है कि एक नई जगह पे आके कर्नाटका में इलेक्शन कवर करना और यहाँ ये समझना कि कौन जीत रहा है, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी लगता है कि बीजेपी एज पर है, कभी लगता है कांग्रेस एज पर है। लेकिन कल शाम तक के जो राजनीतिक और तमाम लोग दलों के नेताओं से मिलने के बाद जो है, उनके दावों के बाद ये लगने लगा है कि बीजेपी एज पे जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। और जिस तरह से दाव 13 तारीख से खेला जाने लगा है कि सीधा रमैया जो है साफ तौर पर कहते हैं किसी दलित के लिए जो है अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। यहाँ बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि दलित को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सीधा रमैया जी को कोई समस्या नहीं होगी। जेडीएस हमारा जो है नेचुरल एलाई है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं देवेगौड़ा जी के। और शाम होते होते गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत यहाँ आ जाते हैं। आते ही वो होटल से कहीं ऐसी जगह मिलने चले जाते हैं जिसका पता ही किसी को नहीं होता कि कहाँ हो गए। बाद में बहुत देर रात तक पता चलता है कि सीधा रमैया के वहां भी वो मिलने गए और कुछ अन्य नेताओं को, वो चंद नेता कौन थे ये तो पता नहीं चला। लेकिन सीधा रमैया क्यों आ गया, और सीधा रमैया जो कि मैसूर जा रहे थे कल रात को, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब वो भी बेंगलुरु में मौजूद है। अपने क्षेत्र में जाए वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सियासी घमासान शुरू है। जाहिर सी बात है वो बैठ के टीवी देख रहे हैं। अभी तक किसी कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा है, अभी केवल हम ही लोग बता रहे हैं। लेकिन 9 बजे के बाद जो है, क्योंकि बीजेपी ऑफिस में भी अगर मैं दीपक आपको दिखाना चाहूं अपने कैमरा पर्सन निखिल से, तो केवल ऑफिस खुला है और केवल मीडिया वाले हम मौजूद हैं। लेकिन अब कुछ पुलिस फोर्सेज यहाँ पर पहुंचने लगी है और यहाँ पर बगल में ही टीवी स्क्रीन भी लगाया गया है कि ताकि जो है अगर जो नतीजा है वो यहाँ पर देखे। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं और सबको पता है कि जब तक रुझान आने शुरू नहीं होंगे इनिशियल 9 बजे 10 बजे से पहले, यहाँ पर अगर जीत गिरी होगी तो यहाँ पर ना तो मिठाइयां बांटी जाएगी ना ही पटाखे छोड़े जाएंगे, क्योंकि बिहार में वो हाल देख चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने बता दिया सिद्धारमैया कहाँ है, येदियुरप्पा कहाँ है, बीजेपी का लीडर कहाँ है, कांग्रेस के लीडर कहाँ है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि कुमारस्वामी कहाँ है, देवेगौड़ा कहाँ है? क्योंकि कुमारस्वामी के बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा कि कुमारस्वामी कहाँ है। कल खबर आई कि वो सिंगापुर में है,
फिर आज खबर आई, कल देर रात खबर आई कि वो सिंगापुर से बेंगलुरु आ चुके हैं, लेकिन ना अपने घर पे मौजूद है, ना उनका परिवार मौजूद है। तो ये लुका छुपी वो क्यों खेल रहे हैं? क्या कांग्रेस और बीजेपी की वजह से हार्ड बार्गेन करने के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देवेगौड़ा साहब भी बेंगलुरु में मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा था कि वो हासन चले जाएंगे, लेकिन हासन वो नहीं पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है मौजूद है और मीडिया से बच रहे हैं। आज जो भी जेडीएस को सीधा रवैया 3 बजे एंड करने वाले थे बेंगलुरु, तो वो भी यहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने वोटों की गिनती बस शुरू हो चुकी है। 8 बज चुकी है। 8 बजने के साथ ही साथ 222 सीटों पर वोटों के लिए गिनती शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले क्या होगा अनुज जी बताइए फटाफट। और उसके साथ में जो पोस्टल बैलेट्स आए हुए हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आ जा रहे हैं, उनकी गणना बहुत जल्दी हो जा रही है। और इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ ऐसा जरूर है जहां पर पर्चियां भी साथ में निकली हुई हैं, तो उनका भी मिलान होगा और उसके बाद ही सूचनाएं आपको बाहर मिलनी शुरू हो पाएंगी। सूचनाएं बाहर मिलेंगी, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि सिर्फ चंद मिनटों में आपको पहला ट्रेंड मिल जाएगा। देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला होता है। टेस्ट मैच की तरह मुकाबला होता है, वनडे मैच की तरह मुकाबला होता है, या फिर 2020 की तरह मुकाबला होता है। गुजरात की तरफ बेहद ही रोचक हो जाता है। कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है, कभी कोई ऊपर जाता है। ये सिलसिला किस तरीके से चलता है ये हम देखेंगे और हम आपको वादा करते हैं कि इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बताएंगे। 8 बज चुके हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 222 कुल 224 सीटें हैं, जिनमें से 2 पर का वोटिंग नहीं हुई है, पोलिंग नहीं हो पाई है अलग अलग कारणों से। अब 2 पर 28 तारीख को पोल होगा, लेकिन आज का बहुमत का जो आंकड़ा निकाला जाएगा वो 222 के हिसाब से निकाला जाएगा। एनके सिंह सर, फर्स्ट वर्ड्स कौन जीतेगा? आप एक बेट कर दीजिए आज। देखिए साहब, ये मत बोलिएगा जनता जीतेगी। नहीं, 40 साल हो गए हैं, मुझसे ये ना बताइए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हमने कल रात को कहा भी आपके प्रोग्राम में कि एज कांग्रेस को है। ये मेरा अपना कैलकुलेशन था और मैं अभी भी उस पर स्टिक करता हूं कि एज कांग्रेस को होगा, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये अभी भी नहीं क्लियर है। अगर एज होने से ही सरकार बनती होती तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन जिस तरह के पहला रुझान आ गया है और पहला रुझान किस पक्ष में जा रहा है ये आपको दिखाते हैं। मुझे पीसीआर से अभी अभी खबर मिली है कि पहला रुझान आ चुका है। बीजेपी और जेडीएस एक सीट पर आ गए हैं। बीजेपी का खाता खुला, शुभ माना जाता है जिसका खाता पहले खुला हो। और क्या ये शुभ बात बनी रहेगी बीजेपी के साथ? लेकिन जेडीएस का भी साथ ही साथ खुल गया है, तो मुझे लग रहा है कि किंग मेकर कहीं ये ना बन जाए। दीपक जी, कहना बहुत कठिन है। देखिए, गुजरात के समय हम लोग यहाँ थे जब जो हो रहा था, और गुजरात में सट्टे वालों ने बीजेपी को 101, 102 सीटें दी और 99 पे आए थे। कर्नाटक में जो मैंने सुना है कि मतदान खत्म होने वाली शाम को उन्होंने 5-6 सीटें बढ़ाकर के 103, 104 बीजेपी की, लेकिन कल शाम को फिर से वो 99 और 100 के बीच में लेके आए हैं। तो जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला हो तो कौन कब आगे बढ़ रहा है अभी से कह पाना बहुत कठिन हो जाएगा। जेडीएस के हाथ में सत्ता की चाबी तभी आएगी जब हंग असेंबली होने वाली हो। सट्टा मार्केट के हिसाब से भी और एग्जिट पोल्स के हिसाब से भी, अधिकांश के हिसाब से वहां पे हंग असेंबली होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि आपने जो अपने रिपोर्टर से कहा कि देवेगौड़ा परिवार पर नजर रखिए, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वही है। देवेगौड़ा परिवार पर नजर रखिए, खासकर कुमार स्वामी पर नजर रखिए, क्योंकि कुमार स्वामी के लिए देवेगौड़ा ने क्या बोला था जब 20 महीने की सरकार बना ली थी, आपको याद? जी, मेरा बेटा मतलब डिसोन कर दिया था। तो ये खतरा आज भी है। शब्द ये था कि मेरा बेटा ही नालायक हो गया। ये शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। अगर मैं ठीक हूं तो मेरी याददाश्त के मुताबिक। नहीं, मान लीजिए कि एक सिचुएशन आती है कि रमन्ना अलग चले जाए और कुमार स्वामी अलग चले जाए, उसमें पार्टी टूट जाएगी। ये कई फैक्टर्स है जिसको कि देखना पड़ेगा आने वाले समय में। TV9 के हवाले से खबर आ रही है और TV9 के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस 12 पर, बीजेपी 3 पर, जेडीएस 2 पर आगे चल रहा है। TV9 वहां का लोकल चैनल है, उसके हवाले से कांग्रेस 12 पर, बीजेपी 3 पर और जेडीएस 2 पर आगे है। ये खबर आ रही है। तो इस वक्त कांग्रेस को रुझानों के अंदर
एक एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 8:04 की। कांग्रेस 12 पर, बीजेपी 3 पर और जेडीएस 2 पर। ये खबर हम टीवी9 के हवाले से दिखा रहे हैं और ऊपर की भी टैली हमने बदल दी है, बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 12 पर, जेडीएस 3 पर। तो ये बता रही है हर पोलिंग स्टेशन के बूथ पे 3-3 आदमी उनके लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें 2 आदमी अंदर रहते हैं, एक बाहर रहता है, वो इमीडिएटली बताता है। तो टीवी9 जो कह रहा है इस पे हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर उनका जो पोल काउंटिंग का होता है बहुत अच्छा बनाते हैं और वो बाहर जो निकल के इमीडिएटली बताता है और मोबाइल से वो सारा का ऑपरेशन होता है, बहुत अच्छा बताते हैं। तो इसके मेरे ख्याल से हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तो 3-12-3 बीजेपी और जेडीएस बराबरी पर है, हालांकि ऐसा रहेगा नहीं। और कांग्रेस को साफ साफ एज मिली है और अभी ये एज पोस्टल बैलेट में है और परंपरागत तौर पर माना जाता है कि पोस्टल बैलेट जो है वो बीजेपी के साथ जाएगा। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ट्रेंड, दक्षिण भारत में ट्रेंड नहीं है। कांग्रेस को भी काफी बढ़त मिलती है पोस्टल बैलेट्स में, कांग्रेस को मिलती है। महाराष्ट्र से लेकर के उसके नीचे ट्रेंड अलग है, बिल्कुल अलग ट्रेंड है। तो ये एक नई चीज जानने को मिली है। और बढ़ गया कांग्रेस 15 पर, बीजेपी 6 पर, कांग्रेस 15 पर, बीजेपी 6 पर और जेडीएस 3 पर। तो 15 पर अब आगे हो चुकी है कांग्रेस। तो कांग्रेस को एक एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है शुरुआत में। शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 8:06 हुए हैं अभी, सिर्फ 8:06 पर और बीजेपी अब 6 पर आ गई है, कांग्रेस 15 पर और जेडीएस 3 पर। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस से हमारे रिपोर्टर रजत पैच है। रजत, शुरुआत में सुबह शुभ हुई है कांग्रेस की। हाँ, मुझे लगता है दीपक, जब कुछ देर पहले विजुअल्स भी थे, कांग्रेस दफ्तर पे हवन भी हो रहा था, कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे, लगातार हवन कर रहे थे, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो थी। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस ने भी लड़ाई एक तरीके से हारी नहीं है। पिछला जो 48 घंटा था, ठीक है, एक डाउन मोशन देखने को मिला कांग्रेस नेताओं में। सिद्धारमैया ने जिस तरीके से कहा कि हाँ दलित चेहरा दे दीजिए, यहां से गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत को भेजा जाता है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को लगता है कि ये जो चीजें हैं ये बदल सकती है। क्यों लगता है? जो सिद्धारमैया का चेहरा है उस पर कांग्रेस को विश्वास है। राहुल गांधी ने एक्सटेंसिव कैंपेन किया है और दीपक, ये सबसे बड़ी बात है जो कास्ट इक्वेशंस है और जो वहां लिंगायत के मठ पे राहुल गांधी गए, वहां से जो चोट कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो 113 और 115 सीट मिलेगी। नहीं मिलेगी तो सारे दरवाजे जेडीएस के लिए खुले हुए हैं। जेडीएस जो चाहेगा वो देंगे, बस मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे। लगातार बातचीत चल रही है। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये स्टेट वो उनके हाथ से ना जाए, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है कांग्रेस वर्किंग। रजत, एक मिनट रुकिए, आप जाइएगा मत। 6 पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस, जेडीएस 4 पर। तो कर्नाटक चुनाव में पहले रुझान आ रहे हैं। कांग्रेस 17 पर है, बीजेपी 6 पर है और जेडीएस 4 पर है। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी में फिलहाल 8:07 का अंतर देखा जाए तो लगभग 12 और 6 16 11 सीटों से आगे चल रहे हैं। 11 सीटों से आगे चल रही है कांग्रेस और ये उसके लिए एक शुभ संकेत है। रजत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल रात को ही अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद को भेज दिया गया, तो कहीं राहुल गांधी पर फिर यह आरोप न लगे कि गोवा के वक्त उन्होंने फोन ही नहीं लिया था, इसलिए अभी से भेज दो गुलाम नबी आजाद को और अशोक गहलोत को। नहीं, लेकिन फोन तो तब भी नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए वहां पहुंच भी गया, अगर पूछना चाहे कोई फोन नहीं उठाएंगे तो फैसला कैसे होगा? कोई हॉटलाइन तो होगा दोनों के बीच में, कोई हॉटलाइन। मैं समझता हूं पिछली गलती के बाद इस बात उन्होंने रखा होगा। भाई हॉटलाइन रखा है कि नहीं, ये बता दीजिए रजत। फोन पे तो आ जाएंगे ना राहुल गांधी? जी बिल्कुल रखा है और बिल्कुल रखा है। और मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले तक गुलाम नबी आजाद मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अगर उनकी गाड़ी वाला नहीं आता था तो जो रिपोर्टर खड़ा होता था उससे कहते थे कि पीएसओ को फोन मिला दिए, मैं मोबाइल यूज नहीं करता। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से उन्होंने मोबाइल फोन रखना शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत भी लगातार आप देखिए ट्विटर पे तेज रहते हैं, तो इसलिए कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं है। राहुल गांधी बाकायदा आप पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे कि बातचीत ना हो, 24 घंटे का गैप हो जाए। उन्होंने क्योंकि खुद भेजा है और ये एक मिनट रजत, कांग्रेस के लिए बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी 6 पर है, कांग्रेस 19 पर आगे है और जेडीएस 4 पर। बीजेपी 6 पर, कांग्रेस 19 पर और जेडीएस 4 पर। बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से रन बनाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और सवाल ये है कि 112 का आंकड़ा है आज के हिसाब से देखा जाए तो 112 रन पहले कौन ठोकता है?
और पहले के आखिरी तक ठोक दे तो भी चलेगा, इसमें थोड़ा कंसेशन देते थे। क्यों इसमें कंसेशन देते? इलेक्शन का खेल है ये। तो शुरुआती रुझाने में कांग्रेस को भारी बढ़त है। अब 21 पर बीजेपी 6, कांग्रेस 21, जेडीएस 4। तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को भारी बढ़त है। अमिताभ सिन्हा जी मेरे साथ हैं। अमिताभ सिन्हा जी बीजेपी के नेता हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। अमिताभ सिन्हा जी, आपसे जानना चाहूंगा इस रुझानों के बारे में, आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? दीपक जी, ये तो प्रतिक्रिया जो आमतौर पर ऐसे में राजनीतिक दल देते हैं कि तो शुरुआती रुझान है और रुझान है और आगे नहीं होगा, कहेंगे। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि जो भी तय होने वाला है उसमें भारत जो वहाँ कर्नाटक की जनता है, कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट करना है कि उसे हंग असेंबली नहीं चाहिए, क्योंकि हंग असेंबली जो होता है ना वो अंत में जनता का ही नुकसान करता है। और जो तो भले से कांग्रेस को मिल जाए, आप ओके? देखिए, जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को मैं कह रहा हूं कि जनता का नुकसान, जनता के हितों का नुकसान होना चाहिए और खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात एक देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह कह रहा हूं। आपने मेरा परिचय एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते भी कराया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जरूर हूं, मैं तो बाल स्वयंसेवक हूं, लेकिन मुझे ये कहना है कि जो हमारे स्वयंसेवकत्व में समझाया जाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और मैं ये मानता हूं कि जिसको भी ये बहुमत फैसला दे वो बहुमत का फैसला दे, क्योंकि देश हितों के साथ, जनता हितों के साथ। एक मिनट, देश हित और जनता हित में भी सबसे पहले कर्नाटक चुनाव के नतीजे हैं। तो बीजेपी 13 पर, कांग्रेस 25 पर, जेडीएस 9 पर। बीजेपी 13 पर, कांग्रेस 25 पर और जेडीएस 9 पर। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को भारी बढ़त है। पहली बार मुझे दिखा है कि कांग्रेस रुकी है और बीजेपी की 1 सीट बढ़ी है। 12 से 13 पे पहुंचे हैं वो। आगे देखना होगा, हमारा बहुमत का मीटर भी लगातार भाग रहा है। बहुमत 112 का है, 112 तक पहले कौन पहुंचता है ये देखने की बात होगी। अब जेडीएस 9 पर आ चुका है, जेडीएस अब 9 पर आ चुका है, कांग्रेस 25 पर, बीजेपी 13 पर। जी अमिताभ जी, बात पूरी करिए। मैं बस इतना ही कर रहा हूं कि जो भी और पिछले 2007 के चुनाव के बाद मैंने हमेशा कहा है कि एक ट्रेंड है कि जो देश की जनता है उसने फ्रैक्चर्ड जो मैंडेट है, यानी कि जो अस्पष्ट जो है जनादेश, वो मुझे लगता है कि अब उसका ट्रेंड खत्म हो गया है और जो भी होगा डिसाइसिव मैंडेट होगा, क्योंकि वही अल्टीमेटली फायदे का वो है, प्रिपोजिशन है। देखिए, इस पूरे चुनाव में जो भी चीजें तय हुई उसमें वहां हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। अंत समय में चुनाव के तुरंत पहले एक, जैसे बोलते हैं ना, लॉलीपॉप बांटा गया कि लिंगायत को एक अलग धर्म का दर्जा दिलाना। इन सभी चीजों के बारे में दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं भी हैं और शायद उसके हिसाब से फिर बहुत से ऐसे भी फैक्टर्स आ सकते हैं जो सडनली कोई एक चुनाव को प्रभावित करने वाले हों। इसलिए अभी ये जो भी कहना है वो तो हम लोगों की चर्चा में भी होगी, क्योंकि मैं भी यहाँ साथ में हूँ, आप भी दिन भर हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मैंडेट होगा फाइनली, अभी जो भी आ रहा है, नहीं बढ़ गया, काफी बड़ा गैप आया। मैं कह रहा हूं कि मैंडेट यहाँ ये होगा, वो डिसाइसिव होगा। और मैं आपको जो इतना हेवी टर्नआउट है, आप क्या 72-73%, 73% तक का लगभग जो 72-73% का जो वोट पोलिंग परसेंटेज अचानक 19 पे पहुंच गई। बीजेपी अचानक 19 पर पहुंच गई है, अंतर कम हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। बीजेपी 19 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 25 पर और जेडीएस 8 पर। 8 का भी एक अच्छा फिगर है अगर जेडीएस के लिहाज से देखा जाए। लेकिन बीजेपी का लगातार कांग्रेस के साथ बढ़ते हुए जाना, कांग्रेस की तरफ बढ़ना, ये कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के जब वोट खुलने शुरू होते हैं तो एकाएक कई सारे वोट एक साथ खुल जाते हैं। फिलहाल वक्त हो रहा है 8:12 का, 8:13 का, और आज 8:13 पर हम स्थिति बता दें, बीजेपी 19 पर, कांग्रेस 25 पर और जेडीएस 8 पर। जी अमिताभ। तो जो अभी के इतने हेवी टर्नआउट, जो इतना मतदाताओं का इतना बड़ा रुझान चुनाव के लिए देखा गया, 72 से 73% की वोटिंग हुई है, ये कभी भी अस्पष्ट बहुमत की ओर नहीं दिलाता है इशारा। और देखिए, मैं फिर रोकूंगा आपको अमिताभ जी। बीजेपी 24 पर पहुंच गई है अब, और कांग्रेस 30 पर, 24-30। अब मात्र 6 का अंतर रह गया है, 12-13 का अंतर चल रहा था, अब 6 का रह गया है अंतर, और जेडीएस 8 पर है। ये आप काउंटिंग सेंटर्स की तस्वीरें देख रहे हैं, काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं ये। और बीजेपी 24 पर, कांग्रेस 30 पर, जेडीएस 8 पर और अन्य 0 पर अभी तक फिलहाल ये दिखाई दे रहा है, यही नजारा। अनुज जी, क्या हम इन नतीजों को देखने के बाद किसी ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, ये बता रहा है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट हो रही है, लेकिन स्पष्ट बहुमत से
2-4 सीटें कम रह सकती है, ये अब फिलहाल ये बता रहा है। लेकिन अभी सभी सीटों के रुझान नहीं आए हैं। किन जिलों की सीटें हैं अभी कह पाना थोड़ा कठिन काम है। सभी रीजन की है ये कह पाना कठिन काम है। इसलिए मैं जिले पे पहले आया, क्योंकि रीजन से भी नीचे जिले में पहुंचेगी, क्योंकि यदि मैसूर की हैं तो वो एक तरफा हो सकती होंगी, और यदि उत्तर कर्नाटक की होंगी तो उनका कलेवर दूसरा होगा। इसके अलावा जब सीटें सेटल होनी शुरू होती हैं, पिछले बार देखिए गुजरात के समय हमने देखा कि बीजेपी बहुत आगे तक भी निकलती हुई देखी, लेकिन फिर 99-100 के नीचे उतर गई। तो इसलिए मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और कम से कम लगेगा जब सेटल होगा रिजल्ट। मुकेश नायक जी के पास चलता हूं। मुकेश नायक जी, आज पूजा पाठ हवन थोड़ा ठीक से किया होगा आपने, कि पहले चुनाव राहुल गांधी के लिए शुभ हो? हमारे कांग्रेस और देश के लिए ये रिजल्ट पूरा कल्याणकारी हो। तो मतलब आपने आज और ये पूजा रुझान- पाठ हवन ठीक से कर लिया है? अभी तो शुरुआती रुझान है। अब फिर अंतर दिखाई दे रहा है। 24 पर बीजेपी जी, है, जी, जी, 31 पर जी, कांग्रेस है, और भगवान से जेडीएस 11 पर है। जेडीएस का 11 भी काफी आश्चर्यजनक है। डबल डिजिट में एकाएक आ जाना 8:20 से पहले ही। दीपक ये देखिए, मैसूर की सीटें खुली हैं, यानी जहां पे कांग्रेस और जेडीएस के बीच में ही टक्कर है उन जिलों में, और वहां से जेडीएस को सीटें मिल रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद जेडीएस के प्रभाव क्षेत्र की गणना आगे बढ़ी है। बाकी तरफ जिलों से भी, जब बाकी क्षेत्रों से भी जब सीटें आ जाएंगी तो शायद वैसी बढ़त जैसी अभी तुलनात्मक दिखती है शायद जेडीएस की न रह जाए। जी, रामनगर से कुमार स्वामी आगे चल रहे हैं, शिकारीपुर से येदियुरप्पा आगे चल रहे हैं, रामनगर से जेडीएस नेता कुमार स्वामी आगे चल रहे हैं, शिकारीपुर सीट से येदियुरप्पा आगे चल रहे हैं। और उधर देखिए, उधर क्या हो रहा है, 24 बीजेपी, 31 कांग्रेस, 11 जेडीएस और अन्य 0 पर। बहुमत के लिए 112 सीटों की जरूरत है, और बहुमत के लिए 111 सीटें कैसे, 112 सीटें कैसे आएंगी, किसकी आएंगी, सब इसी को लेकर प्रार्थना के भाव में खड़े होंगे कि भगवान वोटर का एक ही दिन तो आता है। बिल्कुल सही बात। 5 साल में एक दिन आता है, अनफेयर है। वो उसका दिन बीत चुका है। देखिए, पुराना मैसूर जो ओल्ड मैसूर है उसमें आप देखिए कि कांग्रेस के पास 5 की बढ़त है, अभी अभी दिखाया आपके पास। इस पूरे प्रकरण में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो चुनाव के दिन, चुनाव के एक दिन पहले की रात में जो काफी नजदीक दोनों पार्टियां हो रही हैं, 28 और 33 है। जो जब महाराष्ट्र, बिल्कुल 28 और 33, ये मेरा ध्यान नहीं गया था। 28 एंड 33, 11 जेडीएस। आप जब भी बोलते हैं तब नया परिणाम आ जाता है। क्या हो रहा है अमिताभ जी? ये सब बाबा महादेव की कृपा होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी देखिए, जो चुनाव के एक दिन पहले रात में जो महाराष्ट्र के तटीय सीमावर्ती क्षेत्रों में दंगा हुआ औरंगाबाद में, और उसकी वजह से जो ओल्ड मैसूर में जो बीजेपी कांग्रेस की जो बढ़त आपने दिखाई है, मैंने उस दिन भी आपके चैनल में भी कहा था और अलग चैनल में भी कहा था कि ये जानबूझ के एक प्रायोजित दंगा है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटरों को एक असुरक्षा के भाव दिलाके और एक हेवी अंतर कम होता हुआ 29-31, बीजेपी 29 पर है, कांग्रेस 31 पर। लगभग दोनों बराबर आने वाले हैं, और बहुत जल्दी ये बराबरी हो रही है। मात्र 8:17 हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 29-31 पर लगभग बराबर कहा जा सकता है कांग्रेस और बीजेपी को। उधर जेडीएस भी लगातार बढ़ती हुई 13 सीटों की तरफ जेडीएस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 13 सीटें उसको फिलहाल के रुझानों में मिलती हुई दिखाई दे रही है। 29-31 क्या कहेगी अनुज जी? असेंबली और सत्ता की चाबी कुमार स्वामी के हाथ में, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है इससे देख करके। तो कुमार स्वामी लैंड किया नहीं किया अभी तक, तो यही कंफ्यूजन है। तो इसका मतलब हार्ड बार्गेन होगा अगर कुमार बहुत हार्ड बार्गेन होगा। हार्ड बार्गेन होगा। देखिए, ये सारी चीज जी, नहीं, मैं तो आपसे पूछने वाला था। लेकिन अब एनके सिंह साहब बोल रहे हैं तो अब तो बीजेपी को एक्सपर्टीज हो गई है, कितनी भी सीटें लाओ सरकार हमारी बनेगी। नहीं, ये मैं ये एक्सपर्टीज ये बीजेपी को हो गई है। आपका जो कि आपकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी को मैं थोड़ा नकारूंगा।
देखिए अंत में होता यही है कि हाउस में मेजोरिटी के लिए जो ओपिनियन बनता है उस ओपिनियन के आधार पर यदि कभी अल्पमत है, कुछ शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी है, तो वहां पर ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें कि लोगों को लगता है कि विधायक भी जो है जनता के प्रतिनिधि हैं और उनको लगता है कि केंद्र में जो सरकार है उसके साथ यदि हम सहयोगी सरकार बनाएंगे प्रांत में तो उससे कई चीजें हैं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उसमें थोड़ा सा सुविधा होती है। तो वो अभी कांग्रेस जिसके नेतृत्व को ही सिद्ध करना है, कोई कैसा नेतृत्व है, वो लोग शायद चाहते हैं कि वो ऐसी सरकार बनाए जो केंद्र की सरकार के साथ एक मित्र सरकार हो। ठीक है रजत आपके पास आऊंगा। रजत मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर आशंकित है कि अगर हंग असेंबली आती है तो केंद्र सरकार बीच में कोई हस्तक्षेप न करे? दोनों 30-30 हो गए, 1 मिनट में बराबरी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, इस तरीके की चीजें थी जो 1 मिनट रजत आप रुकिएगा। दोनों 30-30 पर पहुंच गए हैं, दोनों 30-30 पर है और जेडीएस 16 पर पहुंच गई है। रजत फटाफट अपनी बात खत्म करिए। देखो देखिए, ये पूरा अनुमान है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेंट्स किए थे देवगौड़ा की, जिस तरीके से तारीफ करी थी, और देवगौड़ा ने भी कहा था कि मुझे इस्तीफा देने से प्रधानमंत्री मोदी ने रोका गया था। और जो पिछला आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस को लगता था कि बीजेपी एक प्रेशर बना सकती है देवगौड़ा के ऊपर, इसीलिए 2 बड़े नेताओं को भेजा गया है और उसकी सुनिश्चित किया गया है कि अगर कहीं कम पीसी पड़ती है तो आप वहां पर बैठ के जो सबसे सही फैसला हो वो लीजिए। सिद्धारमैया रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस कर्नाटक के माने जाते हैं कि अगर आप उनको आगे नहीं करेंगे तो वो शायद पार्टी तोड़ दे। उनसे भी यह बयान दिलवाया गया कि अगर मैं नहीं तो आप दलित चेहरे को आगे कर दिए। यानी सिद्धारमैया भी जानते हैं कि इस समय कांग्रेस को ये राज्य चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस आगे हो गई है। देखिए रजत, आपने बोलना शुरू किया और कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस अब 32 पे हो गई है, बीजेपी 30 पर बनी हुई है और जेडीएस 16 पर। रजत कंप्लीट करिए, ये आप बोलते ही रहिए, कांग्रेस की सीटें बढ़ती जाएंगी। लेकिन बिल्कुल देखिए, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है दीपक जी, लेकिन ये जो 16 सीट है जेडीएस की, यही बार बार बात कांग्रेस के नेता कर रहे थे। वो कह रहे थे, जब मैंने उनसे अलग से पूछा कि आप लोग साथ में चुनाव लड़ लेते, बीएसपी भी है, तो उन्होंने कहा कि 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारा सीधे सीधे मुकाबला जेडीएस से है। अगर जेडीएस कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है तो वहां फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होता। लेकिन अगर अनुमान के मुताबिक भी इस समय जो रुझान आ रहा है दीपक जी, अगर 16, 18 और 20 तक के रुझान पर जेडीएस पहुंच रही है, यानी अगर 30 सीट पार कर रही है, जो कि सारे सर्वे को अगर जोड़ा जाए तो 32 से 34 सीटें जेडीएस को मिल रही है। तो अगर 34 से 35 सीटें जेडीएस को मिल रही है तो ये आप कह सकते हैं अलार्मिंग बेल है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये वो 60 सीटें हैं। अगर 35 से 40 सीटें जेडीएस जीतती है तो 115 का जो मैजिक फिगर, 113 के बाद 115 का फिगर जो कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया लेके चल रहे हैं, वो एक अलार्मिंग बेल होगा, क्योंकि जहां जहां जेडीएस बढ़ेगी वहां वहां कांग्रेस घटेगी। और शायद यही रणनीति थी बीजेपी की कि जेडीएस के चुनाव को बढ़ाकर रखा जाए, जेडीएस को जिंदा किया जाए, क्योंकि जेडीएस जितना आगे बढ़ती है कांग्रेस उतना पीछे जाती है। कांग्रेस चाहती है कि इस राज्य को रिटेन करें। बड़ा राज्य है साउथ के लिए भी, और साथ ही साथ कांग्रेस की प्रतिष्ठा और खुद अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव में, इसलिए शायद पिछले 3.5 महीने में लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने वहां की है। राहुल गांधी जानते हैं कि एक मिनट कांग्रेस 40 पर आगे हो गई है, बीजेपी 33 पर, कांग्रेस 40 पर, बीजेपी 33 पर। तो एक बार फिर 7 का फासला हो गया है, जेडीएस 16 पर, कांग्रेस 40 पर, बीजेपी 33 पर। अब मुझे रजत को बोलने से रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। नहीं रजत, आप अपनी बात पूरी करिए। कांग्रेस बढ़ रही है तो ऐसा थोड़ी नहीं, मैं मजाक की बात कर रहा था, मैं बिल्कुल लेकिन जो दीपक बहुत लाइटर वे में। रजत, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। दीपक जी, तो ये एक माइंडसेट था कि अगर राहुल गांधी को स्टैब्लिश होना है, वो वहां बोल रहे हैं कि हाँ मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, 2019 की बड़ी लड़ाई है, इस समय कुछ माहौल बना है, जिस तरीके से दलित एट्रोसिटीज हुई, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, देश की जो घटनाएं थी, उससे कांग्रेस को लगता था कि एक वैक्यूम कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में मिला है। राहुल गांधी लगातार जो यूथ के नेता है, रजत से हमारा संपर्क टूटा है। रजत के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं बैंगलोर एक बार प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, आज मंगलवार है, किसके लिए मंगलमय होगा और आप किसको प्रकाश दिखाने जा रहे हैं आज? दीपक, अब जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं, मैं तो यहां खड़ा हूं, पर बीजेपी ऑफिस में जैसा मैंने बताया था कि सुबह 8 बजे कुछ पुलिस वाले आ गए थे, कुछ लोग आ गए थे। अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ मायूस नजर आ रहे, थोड़ा सा जो है सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और यहाँ पर जो एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगाई गई है, वहां पर आम जनता एक मिनट में आपको रोक दूं प्रकाश, अभी भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई
43 पर आगे है कांग्रेस और 36 पर भारतीय जनता पार्टी। हालांकि दोनों के बीच अंतर कम है, फिर भी अगर माना जाए तो कांग्रेस को एज है 43, 43, 36 और 16। 43, 36 and 16। 43 कांग्रेस, 36 बीजेपी एंड 16 जेडीएस। प्रकाश। बिल्कुल, तो उस तरह से अब जो है कांग्रेस को एज अगर मिलता चला जा रहा है, जिस तरह से आंकड़े भी बता रहे हैं, तो ऐसे में जो है अब यहां पर भीड़ भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कल से बीजेपी के किसी नेता ने अपने सारे पत्ते जैसा लगता है कि सीने से लगा के बैठे, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। येदियुरप्पा के वहां भी कल हम लोगों ने कई बार चक्कर लगाया, वो एक बार भी उन्होंने बात करने के हमेशा कहा गया है, दिल्ली गए, दिल्ली से लौट भी आए, उसके बावजूद आज सुबह से भी कई लोग वहां पर गए, पर सबको यही कहा गया और यहां पर भी पार्टी कार्यालय में कोई नेता नहीं आया, यहां तक कि कोई छोटे नेता है वो भी नहीं आए। और अब ये अगर नतीजे और ये रुझान अगर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई नहीं आएगा, सब कोई कांग्रेस की तरफ ही भागेगा। लेकिन अब ये देखना सबसे दिलचस्प होगा, जो कि आप भी बार बार कह रहे हैं कि जेडीएस का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो अब किंग मेकर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो वो सबसे नेचुरल राई केवल जेडीएस हो सकता है। लेकिन दोनों, चाहे देवेगौड़ा साहब हो या उनके सुपुत्र कुमारस्वामी, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। यहाँ के लोकल मीडिया वालों से भी हम बात कर रहे हैं, वहां पर लोग उनके घरों पर मौजूद तो है, लेकिन वहां से यही खबर मिल रही कि साहब लोग नहीं है। तो अब ये है कि हार्ड बार्गेन यहाँ शुरू होगा। अगर सीटें कम पड़ेंगी कांग्रेस को, क्योंकि रुझान जिस तरह से हो रहा है, लेकिन जेडीएस भी उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर 35-40 एक मिनट में फिर रोक दूं। 42, 49 बीजेपी 42 पर आगे है, कांग्रेस 49 पर आगे है, यानी 49 पर आगे है, 49 पर आगे है, 49, 42 और जेडीएस कांस्टेंट बनी हुई है 16 पर। प्रकाश 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। तो ऐसे में वही जो मैं कह रहा था कि अगर ये इस तरह से रुझान है तो बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है। शुरू के रुझान देखिए तो काफी अंतर था। तो ऐसे में अब ये साफ लग रहा है कि जैसा हम लोग भी प्रेडिक्ट कर रहे थे, मैं भी लगातार कांग्रेस 53 पर हो गई है, कांग्रेस 53 पर लगातार उसका ग्राफ बढ़ता हुआ। देखो ये 113 सीटों का रुझान है, आधी से अधिक सीटें हो चुकी हैं। बिल्कुल 113 आधी से अधिक, आधी से एक ज्यादा, बिल्कुल आधी से एक ज्यादा। एक ट्रेंड मेंटेन हो रहा है। एक ट्रेंड मेंटेन हो रहा है। ट्रेंड आपको क्या बताता है इनके साथ? देखिए अभी तक हमारा जो अनुभव रहा है तमाम इलेक्शंस का, अगर ये ट्रेंड 30 मिनट 35 मिनट तक मेंटेन हो गया, अगले 7 मिनट तक मेंटेन हो गया, तो एज कांग्रेस को रहेगा, ये आप कह सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। 35 मिनट मतलब 7 मिनट अगर और ये ट्रेंड रहा और ये गैप मेंटेन रहा तो ये कांग्रेस का ये बरकरार रहेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा सीटों पे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड 7 मिनट और देखने की जरूरत है, 7-8 मिनट में ही आ जाता है। देखिए बीजेपी 44 पर, कांग्रेस 55 पर और जेडीएस 16 पर। मुकेश नायक जी खुश हो गए आप अभी कि अभी अब? और बदामी सीट से सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं, चामुंडेश्वरी सीट से भी सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं। सिद्धारमैया दोनों सीटों पर पीछे, सिद्धारमैया दोनों सीटों पर पीछे। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? बहुत सीरियस है। अगर ये वाकई इस समय स्थिति रही, अगर 10-15 मिनट अगर ये मेंटेन रहा, तो फिर हमें पूरा इलेक्शन को नए सिरे से समझना पड़ेगा। अगर सिद्धारमैया अपने दोनों सीटों से चुनाव हारते हैं या पीछे रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर जो हम लोग का परसेप्शन था वो बिल्कुल गलत था और शायद कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं 58 हो गया है कांग्रेस का, 44, तो ये मेंटेन हो रहा है कांग्रेस का लगातार। कांग्रेस का मेंटेन हो रहा है, लेकिन सिद्धारमैया का दोनों सीटों पर लूज करना, मैं ये कहूं कि लूज भी ना करें, वो सिर्फ ट्रेंड में पीछे हो जाएं, ये भी अपने आप में गंभीर है। हम्पिंग मेजॉरिटी से चामुंडेश्वरी में नाम घोषित होने के बाद 4 दिन वहां अटक गए, उसी कारण उनको दूसरी सीट घोषित की गई थी। तो चामुंडेश्वरी तो हारेंगे ये पहले से लग रहा था, लेकिन बदामी, तो यदि बदामी में वो पीछे रह रहे हैं तो इसमें फिर अमित शाह ने जो अंतिम दिन जो रोड शो किया वहां पे, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार की भीड़ दिखी, 61 हो गया, 46-61। मुझे लग रहा है स्क्रीन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। अनुभव फटाफट बताते जाओ मुझे। 46-61, 46-61, बीजेपी 46 पर है और कांग्रेस 61 पर, यानी गैप कितना हो गया अनुज जी? आपका मैथ्स मुझसे अच्छा है। देखिए वो 15 का गैप है, लेकिन 16 से जेडीएस से फिलअप हो रहा है। मतलब कांग्रेस जो है हाफ वे मार्क से लगभग नीचे है, बिल्कुल हाफ वे मार्क से ठीक नीचे, क्योंकि अगर इसका 120 + 2 122 हो जाता है,
122 में बहुमत आ जाता है? 112 हो जाता है और 112 में बहुमत आ जाता है। नहीं, मैंने अभी फिर बदल गया है, जिसमें लगता है कि कांग्रेस 104, 105 के आसपास जाएगी, यही ट्रेंड रहता है इसको। बीजेपी 51 पर, कांग्रेस 61 पर और जेडीएस 17 पर। 51, 61, 17। देखिए अभी भी 10 का अंतर दोनों के बीच चल रहा है। 10 का ये अंतर है, 10 का फासला काफी फासला होता है, ठीक ठाक फासला माना जाएगा। 8:29 पर अगर ये ट्रेंड है तो अमिताभ जी आपको। दीपक जी, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो साइड में जो आपके पैनल में चल रहा है, जिसमें ब्रेकअप्स दिखा रहे हैं, कर्नाटक में कहा, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, दक्षिण कर्नाटक में, हैदराबाद में, मध्य कर्नाटक, सेंट्रल, जैसे आप देखिए, ऐसे को भी यदि आप ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा कि किस एरिया में ज्यादा ट्रेंड अभी आए हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र के दंगे हुए उस दिन, चुनाव के जस्ट पहले रात में, और वो महाराष्ट्र में क्यों हुए उस पर भी चर्चा हुई थी, क्योंकि वो भाजपा शासित प्रदेश था, वो उसका सीधा प्रभाव कर्नाटक पे था। और इसकी वजह से आप देखिए जो हैदराबाद एरिया है, जो दक्षिण मैसूर का है, दक्षिण मैसूर में ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पर की हेवी टर्नआउट हुआ। कोस्टल में ज्यादा है, वो हैदराबाद में ज्यादा है। दक्षिण कर्नाटक में जो ओल्ड मैसूर है वो तो जेडीएस का गढ़ है, वहां से भी यदि कांग्रेस ने ज्यादा सीटें खींचने की ट्रेंड शुरू की है तो ये सीधा उस प्रायोजित दंगे, देखिए पुराना मैसूर में 13 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रायोजित दंगे हैं, ये शुरू से जो कांग्रेस के तरीके रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को सुरक्षित बना दो और वो सीधा वोट कहीं और मत जाने दो, मुझे लगता है कि उन्होंने इसका प्रयोग किया था। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूं कि अंत में जो मैं समझता हूं कि ट्रेंड जो होगा वो एक पक्षीय होगा, क्योंकि वहां सरकार पूर्ण बहुमत से किसी एक की बननी चाहिए। ये अभी तक के, क्योंकि 40 तो पिछली बार जेडीएस भी लेके आई थी, लेकिन रामनगर से कुमार स्वामी आगे चल रहे हैं। सीट अपडेट है, सीट अपडेट आपको बता दें, दोनों रेड्डी बंधु आगे चल रहे हैं। रेड्डी बंधु शिकारीपुरा से येदुरप्पा आगे चल रहे हैं, रामनगर से कुमार स्वामी आगे चल रहे हैं। ये तीनों वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। कांग्रेस हो गई है 59 और बीजेपी हो गई है 56। अब मात्र 3 का फासला, 59, 56, 3 का फासला और जेडीएस 17 पर। 59, 56 और 17। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप कह रहे हैं ना कि ये अलग अलग। देखिए, तटीय में कांग्रेस 11 है क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल है। हैदराबाद में कांग्रेस ने किया। ओल्ड मैसूर जो कि जेडीएस का गढ़ है, वहां पर आप देखिए ओल्ड मैसूर में वहां भी बीजेपी जो अच्छा 58 और 61, बीजेपी 58, कांग्रेस 61। क्विक तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो जितने भी ये आपके ट्रेंड चल रहे हैं वो एकदम 2020 से भी आ गए हैं। क्रिकेट का ये बहुत एक्साइटमेंट भी है और आपकी आवाज से लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि स्क्वायर लेग पे शॉट लगा, गली पे लगा, हुक मारा। मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं कि हम ये नहीं देख रहे। बेचारा द्रविड़ क्या करे, बेचारा द्रविड़ क्या करे, वो तो ऐसा ही खेलता है। द्रविड़ तो द वॉल है, वो तो हर जगह परफेक्ट शॉट मारता है, तो हर जगह परफेक्ट शॉट मारता है। नहीं, लेकिन देखिए, देख लीजिए आप साइड का भी पैनल देखिए, आप उसमें पुराना मैसूर में 13 कांग्रेस लेके। बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, बीजेपी 58 पर, कांग्रेस 61 पर और जेडीएस 17 पर। अनुज जी, आप कितने सीटें बाकी रहती हैं? देखिए, अभी करीब 80 सीटें बाकी हैं, लेकिन जेडीएस लगातार हंग असेंबली में चाबी अपने हाथ में लेती हुई दिख रही है। लगातार लेती हुई दिख रही है। इनके सर जी हाँ, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह ये ट्रेंड बढ़ रहा है, लगभग शुरू के 10 मिनट छोड़ दीजिए तो अब ये स्पष्ट है कि लगभग दोनों नेक एंड नेक है। ये अभी भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन एज लेगा, पर यह है कि चाबी जेडीएस के पास रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना तो कहा जा सकता है, इतना कहा जा सकता है। और हम फिर से आपको बता दें, बीजेपी 58 पर, 58 और 61 3, यानी 3 का अंतर दोनों के बीच। 58 पर बीजेपी, 61 पर कांग्रेस और जेडीएस 17 पर। यह फिलहाल की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुमत के आंकड़े से दोनों लगभग 60 सीटें दूर है। अब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चामुंडेश्वरी से अभी भी पीछे हैं, 6000 वोटों से पीछे हैं, 6000 वोटों से। और बादामी सीट से भी सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस आगे, सिद्धारमैया पीछे। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और इसके तो मुझे लगता है कि लास्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि पूरा ये ट्रेंड बदल गया है। आगे देखिए, बीजेपी 59, कांग्रेस 63, जेडीएस 26, 17 से सीधे
26, 17 से सीधे 26, 9 सीट का जंप, 9 सीट का जंप मारा है जेडीएस ने एक साथ। कांग्रेस 63 पर है और बीजेपी 59 पर। कांग्रेस और बीजेपी का फासला कम होता हुआ और जेडीएस अपने नंबर्स को बढ़ाती हुई। तो बादामी सीट से और चामुंडेश्वरी सीट से, दोनों सीट से सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं। साहब, आपके मुकेश नायक जी, ये क्या हुआ? अभी के ट्रेंड 6000 वोटों से पीछे चढ़ना बहुत बड़ा नंबर है चामुंडेश्वरी में। जी हाँ दीपक जी, वो पिकअप कर लेंगे ऐसी उम्मीद है। अभी ये प्रारंभिक रुझान है और अभी आकलन करना बहुत मुश्किल है। अभी आधा पौन घंटे और 1 घंटे के भीतर लगभग पूरे चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सिद्धारमैया मुझे लगता है चुनाव नहीं हारेंगे। ये प्रारंभिक रुझान है जिसमें वो पीछे चल रहे हैं। पूरे कर्नाटका में बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है और बीजेपी के इतने भारी प्रचार के बावजूद जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन बीजेपी ने किया है, उनके पूरे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और किसी भी राज्य के चुनाव में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं, इतना समय नहीं दिया जितना मोदी जी ने कर्नाटका में दिया। उसके बाद नहीं, वो हर चुनाव में इतना ही टाइम देते हैं। नहीं, वो मनमोहन सिंह की तरफ बन जाएं नायक जी। मनमोहन सिंह जी, रिमोट कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर, जिनको बोलने में ही संकोच होता है। तुलना नहीं हो सकती। वाकई नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर में आक्षेप मत करिए, उसका अधिकार होता है। कांग्रेस 66, नहीं, वो अधिकार होता है। जेडीएस 27, बीजेपी 61, कांग्रेस 66 और जेडीएस 27। अभी भी थोड़ी सी लीड, 5 सीटों की लीड कांग्रेस ने बनाकर रखी हुई है। बीजेपी 61, कांग्रेस 66। देखिए 35 मिनट में एक भी ओकेजन ऐसा नहीं आया जब बीजेपी ने कांग्रेस को क्रॉस किया हो। एक लम्हा आया था कोई 1 मिनट के लिए जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस बराबर पे हुई जब 20-20 सीट आए थे, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज राहत की, सिद्धारमैया बादामी सीट से आगे हो गए। तो चामुंडेश्वरी भले ही हार जाए, वो 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन बादामी सीट से सिद्धारमैया के लिए अच्छी खबर है। और बीजेपी ने ऐसा क्लेम किया था कि दोनों सीटें हारेंगे, ऐसा क्लेम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन अब बादामी सीट पर सिद्धारमैया निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं और टैली वहीं की वहीं रुकी हुई है। बीजेपी 61, कांग्रेस 66, जेडीएस 27 और अन्य के खाते में 0 सीट। तो बादामी सीट पर आगे हो गए हैं सिद्धारमैया। मुकेश जी, अपनी बात खत्म करिए, आप भी बोल रहे थे बीच में, दोनों की बातचीत चल रही है। नहीं, मैं तो मुख्य प्रधानमंत्री के ऊपर में आक्षेप करना, इनके ऊपर में और कोई काम नहीं बचा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए जो ट्रेंड है, मैं ट्रेंड की बात करूं। अब वो तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, नायक जी अभी उसी दुनिया में। देखिए इस ट्रेंड में जो कह दिया, अभी बेंगलुरु की सीटें खुली नहीं है, वहां सिर्फ 1 सीट का ट्रेंड अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बेंगलुरु की जो 30 सीटें हैं, आप देखिए वो जब सीटें खुलेंगी, जो उत्तर कर्नाटक की सीटें खुलेंगी, मैं ये मानता हूं कि जो अभी तक के ट्रेंड है वो सब वो दंगा प्रभावित क्षेत्रों की हैं और इसीलिए कांग्रेस का लीड बढ़ रहा है। जैसे ही वो स्वाभाविक कर्नाटक में आएगा, जो कि केंद्र है, जो बेंगलुरु है। रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकली, बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। नई टैली क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। 67-60, बीजेपी 67 है और कांग्रेस 60 पर है। बीजेपी 67, कांग्रेस 60। अब क्या ये गैप बचा रहेगा, क्या ये गैप बना रहेगा? मुझे बोलने दिया करिए दीपक जी, देखिए आपको टोक के हम बुलवा रहे हैं, इसीलिए तो आपकी बढ़ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, जब नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ, आपने ही कहा कि ये, चलिए आप बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए ये जो अभी सीटें खुलनी शुरू होंगी ना, जब बेंगलुरु की होंगी, उत्तर, क्योंकि कर्नाटक एक प्रांत नहीं है, वो 5 प्रांतों में बटा हुआ है और इसीलिए अलग अलग प्रांत अलग अलग तरीके से वहां के रिफ्लेक्ट करेंगे पोलिंग ट्रेंड। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब बेंगलुरु, उत्तर कर्नाटक और साथ करके जो पूर्वी कर्नाटक है, जो तमिल क्षेत्र से लगा हुआ, ये सारे कर्नाटक के जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम्स खुलेंगे, तो मैं आपको बताता हूं वहां पर एक डिसाइसिव मैंडेट मिलने वाला है। मैं पहले समय से बोल रहा हूं, ठीक है, जेडीएस की अपनी 40 सीटों की लगभग की जो परफॉर्मेंस होती है वो जरूर होगी, लेकिन जो कांग्रेस जिस रफ्तार से शुरू में कोस्टल में, बीजेपी 69 हो गई, बीजेपी 69, कांग्रेस। मैं लगातार 1 घंटे बोलता हूँ, लगातार 1 घंटे। नहीं, अन्याय हो जाएगा। इनके सिंह सर भी बैठे और अनुज जी बैठे, अन्याय हो जाएगा। और मुकेश नायक जी बैठे हुए, कांग्रेस के ऊपर भी अन्याय हो जाएगा। मुकेश नायक जी, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में 70 और 60 मैं कह रहा हूँ कि देखिए पहले समय से मैं कह रहा हूँ डिसाइसिव मैंडेट होने वाला है।
और decisive- कांग्रेस 62 पे हो गया। देखिए दो बढ़ गए अब वो कांग्रेस। तो बढ़ने दीजिए, वो स्वाभाविक रूप से बच्चों को जान लीजिएगा क्या, बेचारे वो उनका भी तो थोड़ा कुछ परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कुछ इतना कुछ हो गया। नहीं, जरूर अभी जरूर। तक नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे। लेकिन पहले बोल देखिए रहे ट्रेंड, मैं लगातार बता रहा हूँ, जब आप ट्रेंड देखिए बेंगलुरु में 9 और 3 का आ गया। मैं कह रहा हूँ ना, बेंगलुरु जो सेंट्रल कर्नाटक, देखिए यहाँ भी आप, ये सेंट्रल कर्नाटक बीजेपी 12। अब मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी 72 हो गया है, कांग्रेस 63, बीजेपी 72, कांग्रेस 63, जेडीएस 27। ये फिलहाल का आंकड़ा है। और अमिताभ जी अब आप रुकिए, मुझे मुकेश नायक जी के पास भी जाना है। वो खामोश बैठे हुए हैं काफी देर से। मुकेश नायक जी, एकाएक रिवर्स ऑफ द ट्रेंड, ये कैसे हो गया? और क्या आप सोच रहे हैं कि अभी भी आपको बहुमत मिल जाएगा? नहीं, हम अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा और रिजल्ट आए तो सही आकलन इलेक्शन का हो सके। लगातार आप रुझान बता रहे हैं। अभी चर्चा चल रही थी, जो बीजेपी के महानुभाव बैठे हैं वो कह रहे थे कि क्या मोदी जी मनमोहन सिंह जैसे हो जाएं। मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी जी कभी मनमोहन सिंह जैसे नहीं हो सकते। महानुभाव अब चुनाव प्रचार नहीं है। अब प्रधानमंत्रियों की बात मत करिए, चुनावी आकलन करिए। अब ये प्रचार की बात बंद करिए ना, थोड़ा सा तो आप जागरूक बन जाइए। आप कांग्रेस के उसी सोए हुए मानसिकता के प्रतीक हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है बंधु। अब आप बात करिए कि ट्रेंड क्यों ऐसा है। बोलते हैं आप लोग जितना बोलते हैं, कुछ करने का प्रयत्न करें तो देश की जनता का फायदा आप प्रचार मोड में चले गए। देखिए मैं बता देता हूँ अंतर क्या है। परेशान है आप लोग। कांग्रेस 66 पर आ गई है और बीजेपी जिसने 10 की बढ़त बना ली थी वो अब 8 की बढ़त के साथ 74 पे है। 74, 66 और 27। बीजेपी 74 पर, कांग्रेस 66 पर और जेडीएस 27 पर। और एक काशी में देख लीजिए हवन चल रहा है। बीजेपी के लोग ये हवन करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत। नहीं, भारतीय जनता पार्टी दीपक जी हवन करे तो खबर नहीं है। खबर तो तब है जब राहुल बाबा जो है जनेऊ पहन के और मंदिरों को जाने लगते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हवन होने लगता है। ये ऐतिहासिक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी एथोस के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए वो खबर नहीं है। खबर तो दिखाइए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे हवन किए, कैसे उन्होंने मंदिर राजनीति शुरू की, कैसे जनेऊ धारण किया, कैसे एकाएक बात है मंदिर की चर्चा छोड़ के एकाएक कहे कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, मरते बच्चे अपना पराया माल अपना। बिल्कुल यही तो है। देश की जनता अब समझ गई है कि 47 के बाद आप लोगों ने कितना ठगा है जो देश की जनता को। इसलिए अब आप भी कहां 47 पे पहुंच गए? अभी की बात करिए ना। तो ये तो मनमोहन सिंह पे पहुंचते तो मैं तो 47 पे पहुंचूंगा ना। आप देखिए 74। देश बहुत आगे आ गया। आज कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वही तो। अब देखिए बीजेपी 74 पर है, कांग्रेस 66 पर है, जेडीएस 27 पर। बीजेपी 74, कांग्रेस 66 और जेडीएस 27 पर। तो ये पूरा का पूरा खाका इस वक्त दिखाई दे रहा है हमको। और बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है। कितनी दूर है बहुमत से? मात्र 38 सीटें दूर है। 38 सीटें दूर है बहुमत से बीजेपी, जबकि 55 सीटों का ट्रेंड आना बाकी है। और 55 सीटों का ट्रेंड आने बाकी है। और बहुमत से दूर है अगर कांग्रेस को देखा जाए तो 46, 38 और 46, 8 का अंतर। 73, 67, बीजेपी 73 पर आ गई है, कांग्रेस 67 पर हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिणाम बदलते हुए, उलटफेर होते हुए। आपको इस उलटफेर की उम्मीद थी? हाँ नहीं, मैं वेट कर रहा था 37-38 मिनट जब हो जाते हैं, अगर वो मेंटेन हो जाए तो ठीक है। लेकिन मैंने ठीक देखा 37वें मिनट पे ये अचानक चेंज हुआ और एक क्वांटम जंप बीजेपी ने लिया और कांग्रेस से आगे निकल गई। ये मेरे ख्याल से मैं वही वेट कर रहा था कि वो जो 37-38 मिनट के बाद एग्जैक्ट पिक्चर आती है। पहले मेंटेन किया कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद जब 37वां मिनट हुआ तो अचानक बीजेपी बढ़ गई। और ये ट्रेंड अब देखिए तो ये मेंटेन हो रहा है मेरे ख्याल से। बीजेपी अब 74 हो गई, एक सीट और आगे बढ़ गई, 74। जी सर, कंप्लीट। और दूसरा है कि क्रूशियल होगा 26 जेडीएस का है, तो ये मान के चलिए करीब 30 के आसपास जेडीएस रहेगा। 30 अगर 32 रहता है तो इसका मतलब है कि किसी हालत में हंग असेंबली होने जा रही है। और जो अभी तक ट्रेंड है उसमें इतना तो जरूर है, पहले भी था और अभी भी है, कि हंग असेंबली की सिचुएशन बन रही है। आप देखिए बीजेपी 75 और कांग्रेस 67। बीजेपी 75 पर पहुंच गई है और कांग्रेस कुछ सीटों का एज ली है, 67 पर पहुंच गई है। और जेडीएस बनी हुई है 25 पर। अनुज जी आप क्या बोलेंगे? आपके हिसाब से
कितनी सीटें जेडीएस पा जाए तो हंग असेंबली निर्णायक हो जाएगी? देखिए जैसा ट्रेंड अभी